हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज है हमारा डे 6 हमारी एमसीक्यू सीरीज जो हम कर रहे हैं आपके उत्तराखंड पुलिस या फिर आपके जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम हैं। आपने देखा होगा आपका जो एनटीपीसी है उसका CBT 2 का डेट आउट हो चुकी है, तो आपका जल्दी एग्जाम होने वाला है, तो आपको प्रिपेयर रहना है उसके लिए। तो हम ल्यूसेंट के ही एमसीक्यू कर रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है आपके किसी भी एग्जाम के लिए जिसके लिए भी जीएस आती होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको पूछा कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है या फिर जिसको इंग्लिश में नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है, तो वो कितने टाइम तक लगाया जा सकता है या उसका कितना टेन्योर होता है। तो इसका पहले हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं, तब तक आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 3 तरीके के आपातकाल या इमरजेंसीज होती हैं। एक होती है आपकी नेशनल इमरजेंसी या जिसको राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है। दूसरी होती है आपकी स्टेट इमरजेंसी या जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। और तीसरी होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन तीनों के लिए अलग अलग आर्टिकल हैं, तो वो भी देख लेते हैं। 356 हो जाएगा आपका नेशनल इमरजेंसी के लिए, 358 हो जाएगा आपका स्टेट इमरजेंसी के लिए और 360 हो जाएगा आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। अब तीनों का टेन्योर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो कितने भी टाइम तक लगाई जा सकती है, यानी कि इसका कोई भी कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब हमने इससे यहाँ का आंसर देख लिया। अब हम स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो ये 3 साल के लिए मैक्सिमम लगाया जा सकता है। स्टेट में लगाया जा रहा है 3 साल के लिए लगाया जाता है, बट हर 6 महीने में इसको रिन्यू करवाना होता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो हर 6 महीने में आपको ये भी याद रखना है, और 3 साल के लिए लगाया जाता है, ये तो याद रखना ही है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो इसका भी कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, जब तक कि कंडीशन ठीक नहीं हो जाती है देश में। फाइनेंशियल इमरजेंसी इसी लगाई जाती है कि अगर आपातकालीन आपकी समस्याएं चल रही हैं देश में, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाती हैं तब तक आपकी ये इमरजेंसी लगी रहती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जूस पाया जाता है या जो अम्ल पाया जाता है, तो वो कौन सा होता है। हमारे स्टमक में ये प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे पेट में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या जिसको HCl बोला जाता है। तो इसका काम क्या होता है, जो भी हम भोजन खाते हैं तो उसको पाचन करने में ही हेल्प करता है। मेनली जो फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसको ये पाचन करने में हमें हेल्प करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एसिड है जो हमारे पेट में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इससे अलग अलग 3 क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं, तीनों हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। पहले इसका आंसर हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। अगर आपको सिर्फ बंगाल का पहला गवर्नर पूछता है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और अगर आपको पूछता है कि भारत के पहले वॉइसरॉय कौन थे, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और तीनों आपको याद रखने हैं और तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि मुंशी प्रेमचंद्र एक राइटर थे, आप सब लोगों ने इनका नाम सुना होगा। जिनको हिंदी का बहुत ज़्यादा शौक होगा उन्होंने जरूर इनका नाम सुना होगा। तो इनमें से कौन सी बुक मुंशी प्रेमचंद्र जो है उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो गबन किसने लिखी है, ये ऑब्वियसली मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई है। गोदान भी इनके द्वारा लिखी गई है और मानसरोवर भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गाइड इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आपको तीनों बुक इनकी पता होनी चाहिए। ठीक है, फेमस बुक ये है, और आपको इसी तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गबन जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको पूछा कि जो पार्ट 4 है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे डील करता है या वो किसके बारे में है। तो डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में है। पहला जो पार्ट है आपका वो किसको डील करता है, वो यूनियन के बारे में बताता है। सेकेंड जो पार्ट है वो सिटीजनशिप के बारे में बताता है, यानी कि नागरिकता जिसको हिंदी में बोला जाता है। थर्ड जो पार्ट है वो बताता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार है तो उनके बारे में। और फोर्थ पार्ट हमारा बताता है DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिनको बोला जाता है, तो उनके बारे में पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4, DPSP। DPSP की बात करें तो हमने कौन से देश से लिए, ये बहुत बारी ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये लिए हमने आयरलैंड से। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आ रहे हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं उनको डिस्कस करती हूँ आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि मैन बुकर जो प्राइज़ है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ जो कि लिटरेचर के फील्ड में हर साल दिया जाता है, तो ये कब से स्टार्ट करा गया, कब से इसको इनॉग्रेट करा गया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 2005। ठीक है, इस बार का मैन बुकर प्राइज़ किसको दिया गया, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो डेविड डायोप इनका नाम है, जिनको कि इस बार का आपका मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम भी आपको यहाँ से याद रखना है कि हम अपने करंट अफेयर्स वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि ऑस्टियोसाइट जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो वैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा।
अगर आपने ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज सुनी है तो किससे रिलेटेड वो होती है, आपको पता है हड्डियों से रिलेटेड वो होती है, जो हमने पढ़ा था कि विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, रिकेट्स भी उसको इन जनरल हम पढ़ते हैं तो रिकेट्स भी बोला जाता है उसको। और ऑस्टियोलॉजिस्ट आपने सुना होगा कि वो डॉक्टर होता है या वो स्पेशलिस्ट होता है जो आपकी हड्डियों से डील करता है। तो यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा ए, तो बोन से ये रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो भी उत्तराखंड के बच्चे होंगे आई होप उनको पता होगा। तो वैली ऑफ फ्लावर या जिसको हिंदी में फूलों की घाटी बोला जाता है, तो ये हमारे उत्तराखंड में प्रेजेंट है। तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो इसके नए सीएम अभी चुने गए हैं जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ये उत्तराखंड के सबसे यंगेस्ट सीएम हैं। 45 ईयर्स की एज में इनको सीएम यहाँ का बनाया गया और दूसरी टर्म इनकी ये है। और यहीं पे हम गवर्नर की बात करें तो गुरमीत सिंह उत्तराखंड के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है, या फिर इसको सीमांत गांधी भी हिंदी में बोला जाता है। टिपिकल हिंदी में सीमांत गांधी इसको बोला जाता है और इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी। तो किसको बोला जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये गांधी जी के जो भी आइडियोलॉजीज थे उससे बहुत ज़्यादा ये प्रेरित हुए, उनको ये फॉलो करते थे, तो इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और ये उनमें से भी एक थे जो नॉन इंडियन थे जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछता है, मतलब बहुत बारी पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपको 4 दे देगा कि इनमें से कौन से हैं कि जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, और आपको फॉरेन लोग दे देगा। तो इनमें से अब्दुल गफ्फार खान आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 1987 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि लक्षद्वीप की आपको ऑफिशियल लैंग्वेज बतानी है। तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको सीधा याद रखना है यहाँ से। तो मलयालम इसका आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आप लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है वो आपको मेरे को बतानी है, नहीं बताते तो मैं खुद ही बता देती हूँ। इसकी कैपिटल हो जाएगी कवारती। आप तो बताते नहीं तो मैं खुद ही बता देती हूँ, कवारती इसकी कैपिटल हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि रूम टेम्परेचर पे यानी कि तापमान, जो आपका कमरे का तापमान होता है उस पर कौन सी ऐसी धातु है जो कि तरल रहती है यानी कि लिक्विड रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर आई होप आप सब लोगों को पता होगा, मर्क्यूरी इसका आंसर हो जाएगा, जिसको कि हिंदी में पारा भी बोला जाता है। तो ये ऐसा मेटल है कि जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। अगर आपको नॉन मेटल में पूछता है तो ब्रोमीन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि नॉन मेटल और मेटल क्या पूछा है, क्योंकि अगर दोनों ऑप्शन में दे दिए गए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ब्रोमीन नॉन मेटल हो जाएगा और मेटल हो जाएगा आपका मर्क्यूरी। ठीक है, यहीं पे अगर आपको पूछता है कि कौन सा ऐसा है जो ठोस रहता है कमरे के तापमान पर और नॉन मेटल ही पूछेगा तो आयोडीन उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो आपको सारे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दांडी मार्च कब स्टार्ट करा गया था। तो इसकी आपको डेट बतानी है। ईयर तो आई होप आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन डेट आपको बतानी है। तो 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट करा गया था। और कब तक चला, तो 6 अप्रैल 1930 तक ये चला। ठीक है, तो कितने दिन चला टोटल, 24 दिन ये चला। किसके द्वारा ये स्टार्ट करा गया था, तो ये स्टार्ट करा है गांधी जी ने। तो दांडी मार्च क्या, नमक आंदोलन जिसको बोला, जिसमें कि उन्होंने नमक जो कानून था उसको तोड़ने की बात करी थी, तो वही दांडी मार्च था और 24 दिन के लिए चला गया, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो कोपा अमेरिका कप है या जो टूर्नामेंट है वो किससे रिलेटेड है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड ये कप है और इस बारी का भी ये हो चुका है, यानी कि 2021 का ये हो चुका है। तो 2021 से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीता किसने 2021 का, तो अर्जेंटीना ने। किसको हरा के, ब्राजील को इन्होंने हराया। ठीक है, और हुआ कहाँ पे था ये भी पूछा जा सकता है। तो ब्राजील में ये हुआ था और उन्हीं की धरती पे अर्जेंटीना ने उनको हराया और इस बारी का कोपा अमेरिका कप इन्होंने अपने नाम किया है। अगला जो क्वेश्चन आपको पूछा है कि क्यूरी किसकी यूनिट है, यानी कि किसकी ये इकाई है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, रेडियो एक्टिविटी, यानी कि जिसको हिंदी में रेडियो धर्मिता भी बोला जाता है। ये हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा टाइपिंग में मिस्टेक करी गई है, ध्यान पता नहीं उनका कहाँ रहता है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा रेडियो धर्मिता, यानी कि रेडियो एक्टिविटी। मैडम क्यूरी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, तो उन्हीं से ये टर्म आई है, उन्हीं के नाम पे ये यूनिट रखी गई है, क्योंकि इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। और ये ऐसी महिला थी जिनको कि 2 फील्ड में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो इनका नाम था चार्ल्स डार्विन। तो इनके द्वारा ही विकास की थ्योरी दी गई थी, इसलिए इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन भी बोला जाता है, यानी कि विकास के फादर इनको बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछता है कि फादर ऑफ इवोल्यूशन किसको बोला जाता है।
तो चार्ल्स डार्विन इनका नाम हो जाएगा। वो आपने थ्योरी पढ़ी होगी कि जिसमें उन्होंने बोला था कि जिराफ की गर्दनें कैसे पहले नीचे हुआ करती थी, झुकी हुआ करती थी, फिर वो धीरे धीरे ऊपर होने लगी जैसे जैसे उनका विकास हुआ। तो वो थ्योरी भी डार्विन के द्वारा ही दी गई थी। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा कि जो डेविस कप है वो कब स्टार्ट किया गया था। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेविस कप है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा टेनिस से। और कब ये स्टार्ट करा गया था, तो 1900 में इसको स्टार्ट करा गया था। पहला जो टूर्नामेंट यानी कि जो 1900 में खेला गया था वो किसके बीच खेला गया था, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के बीच ये खेला गया था। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है। और इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछेगा कि किससे रिलेटेड है, तो टेनिस से रिलेटेड ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जब रात को पेड़ के नीचे सोने के लिए आपको मना किया जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो क्यों किया जाता है, क्या वो रिलीज करते हैं उस टाइम पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो अपनी श्वसन की क्रिया यानी कि अपना रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। और आपको पता है जब भी हम अपनी श्वसन की क्रिया करते हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप रात को पेड़ के नीचे सोएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर जाएगी और उसके बाद तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो जब ये दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस टाइम पे कौन सी गैस ये छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन यानी कि O2 उस टाइम पे छोड़ते हैं जो कि हम ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए दिन में ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को ये जब श्वसन कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई है। तो कितने फेमस ये राइटर थे आप लोगों को पता ही है। 1913 में इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था इनकी नोबेल गीतांजलि के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इनमें से देख लेते हैं, चित्रा किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, कोर्ट डांसर भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। चिदम्बरा इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ये लिखी है आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये लिखी है। और यहीं पे हम क्रेसेंट मून की बात करें तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई है। तो ये 3 बुक इनके द्वारा लिखी गई है। और गीतांजलि तो मैंने आपको बता दी, जिनके लिए इन्हें 1913 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था और पहले भारतीय ये बने थे जिनको कि नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि फंगी की स्टडी को क्या बोला जाता है, या जिसको हिंदी में कवक भी बोला जाता है। तो कवक की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे आई थिंक माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। कवक की स्टडी यानी कि फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी बोला जाता है और फाइकोलॉजी बोला जाता है आपकी एल्गी की स्टडी को। तो ये दोनों टर्म आपको यहाँ से याद रखनी है। बैक्टीरियोलॉजी काय के लिए बोला जाता है, तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की स्टडी को बोला जाता है। और पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है। तो डायरेक्टली यहाँ से तो इनके नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो यहीं पे इनको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डॉक्टर डे, विश्व डॉक्टर दिवस जिसको बोला जाता है। तो ये हर साल 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली 1 जुलाई याद रखेंगे। यहीं पे आपको पूछता है कि हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो हो सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं, तो 7 अप्रैल 1948 को आपकी WHO की फॉर्मेशन हुई थी। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ मिलते हैं आपको, तो जेनेवा में इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि कभी भी रेस्ट नहीं करता या कभी भी आराम नहीं करता। वो आराम करेगा तो सब आराम करने लग जाएंगे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, हृदय। ठीक है, तो दिल ने अगर आपका आराम करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दिल। बाकी जो ऑर्गन होते हैं वो अपने अपने टाइम पे रेस्ट करते हैं, लेकिन हृदय कभी भी रेस्ट नहीं करता है। इसका धड़कना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपको कि कौन से भारतीय बने थे जो कि इंडिविजुअली पहली बार हमारे मेडल लेके आए थे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, KD जाधव। यहीं पे आपको पूछता है कि KD जाधव कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो रेसलिंग से ये रिलेटेड है और हमारे लिए पहली बार मेडल लेके आए थे। लेकिन अगर आपको यहीं पे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिविजुअली कौन से भारतीय थे जो हमारे लिए पहली बार गोल्ड लेके आए थे, तो अभिनव बिंद्रा का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, जो कि शूटिंग से एसोसिएटेड है। तो वो हमारे लिए पहली बार गोल्ड लेके आए थे। लेकिन यहाँ पे पहला मेडल बात कर रहा है तो वो लेके आए थे आपके KD जाधव, और इनका स्पोर्ट्स भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मैमल में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। बी इसका आंसर हो जाएगा लिवर। ठीक है, लिवर हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है। बट अगर आपको पूछता है कि लार्जेस्ट हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको बोला जाता है, तो थायराइड ग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों आपके अलग अलग हो जाएंगे, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। पेनक्रियास हमने बात करी थी कि ये मिक्स ग्लैंड है।
तो ये भी आपको यहाँ से रखना है, यानी कि आपका मिक्स का मतलब क्या होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन ये प्ले करती है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड यानी कि मिश्र ग्रंथि भी इसको बोला जाता है। और लार्जेस्ट ग्लैंड हमने बात कर ली, यकृत यहाँ से हो जाएगी, जो क्या सिक्रीट करता है, तो बाइल जूसेस के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से महाराष्ट्र का एक ट्रेडिशनल फोक है, थिएटर उसको बोला जाता है, तो वो कौन सा है, यानी कि महाराष्ट्र से इनमें से कौन सा रिलेटेड है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा तमाशा। ठीक है, तो तमाशा महाराष्ट्र में लगाया जाता है, थिएटर ये बेसिकली वहाँ का है। यहीं पे अगर हम रासलीला की बात करें तो ये असम से एसोसिएटेड हो जाएगा। ठीक है, नौटंकी की बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर मनाया जाता है, बिहार या उत्तर प्रदेश, इसका जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपको यहाँ से याद रखने हैं। अंतिम क्वेश्चन आपको पूछा है कंप्यूटर से, इनमें से आपको पूछा है कि इन्वेंटर यानी कि आविष्कारक कौन है कंप्यूटर के, तो ये बचपन से हम रटते आ रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर का फादर इनको बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने इसका आविष्कार करा गया था। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इनसे रिलेटेड जो भी तथ्य थे वो भी हमने डिस्कस करे हैं। तो इसी तरीके से आप अपना रिविजन करते रहिए, अगर आपने पढ़ रखा है, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ रहे हैं आप। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।